नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे संजय दीक्षित जी से। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे को यूजीसी के बारे में बहुत लोगों ने बहुत बातें करी हैं, बट एक जो सब्जेक्ट है, जो सिस्टम है, ये सिस्टम कैसे चलता है इसको हमको समझना बड़ा ज़रूरी है और मैंने अपने सुबह के अपडेट में भी ये बोला कि साहब जब तक हम ये सिस्टम को नहीं समझेंगे, तब तक हम इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि बड़ा ईज़ी होता है भई सरकार को बोल दो, ये कर दो, वो कर दो, बढ़िया है। वो सब मेरे को आई मीन आई एग्री विद दैट। बट कहीं न कहीं सिस्टम जब तक हमारे जो पूरा चेंज ढंग से नहीं होगा, वेयर वी अंडरस्टैंड ये काम होते कैसे हैं? ये कहाँ पर है? किसने ये लिखा है? कौन है ये यूजीसी के अंदर जिसने ऐसी-ऐसी चीज़ें निकाली हैं? कौन है ये एनसीईआरटी के अंदर जिसने 2017 में ये काम करा? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी बड़ी हेल्प चाहिए हमको ये समझने के लिए। ताकि एक लेमैन को भी पता चले कि यार ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये अंदर जितने वायरस घुसे हुए हैं, ये कहाँ-कहाँ हैं और कहाँ-कहाँ से निकालने हैं हमको? जी, तो आपको क्या लगता है सर, क्या हुआ ये? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ? अच्छा, चलो ठीक। क्या हुआ? द न्यू गवर्नमेंट इज इन ऑफिस, इट इज नॉट इन पावर, सिंपल। हुँ, नहीं ओके, आई मीन कई जगहों पे पावर में आ गई है, कई जगहों पे नहीं आई है और ये एजुकेशन का सेक्टर का तो हमको सबको पता है कि देयर इज़ नो पावर। वी आर सीइंग दैट वेरी, वेरी क्लियरली और इसके अंदर कोई डाउट हमको होना नहीं चाहिए। तो हाउ इज इट दैट वी आर मिसिंग आउट दिस बिग थिंग्स और कहाँ पर ये गैप आता है जहां पर देर आर फ्यू ऑब्वियसली एजेंडा ड्रिवन पीपल जो इस चीज को अपने वश में कर लेते हैं, दे नॉट वी आर नॉट एबल टू चेंज इट। चेंजिंग एनीथिंग इन इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अपनी इनफाइनाइट विजडम में एक आर्टिकल डाला, उसमें आर्टिकल 311 हमारे संविधान में। भाई साहब, ऐसा वैसा थोड़ी है कोई। तो सर्विसेज का प्रावधान जो है उसमें वो आर्टिकल 311 है, और उस आर्टिकल 311 में बगैर एक सर्टेन प्रोसीजर का पालन किए हुए आप हटा नहीं सकते किसी भी सिविल सर्वेंट को। और जो स्टेट की डेफिनेशन है वो धीरे धीरे वाइडन होती गई, उसमें सारा पब्लिक सेक्टर, ये स्टेट फंडेड ऑटोनमस बॉडीज लाइक यूजीसी, लाइक एनसीईआरटी, ये सब उसमें शामिल है। तो एक बार अपॉइंटमेंट हो गया भाई साहब, तो उसकी जो है वो 35 साल की, तो उसका पट्टा बिल्कुल पक्का हो गया। उस पट्टे को आप कुछ नहीं कर सकते। तो अभी वो जो 35 साल के पट्टे वाले हैं, सरकार को तो 12 साल ही हुए, लेकिन जिन लोगों ने 35 साल के पट्टे ले रखे हैं वो तो आज भी सरकार में 70-80% है। और ये पट्टे जो थे वो ओवर ए पीरियड ऑफ 70 ईयर्स में ग्रांटेड 60 ईयर्स। तो 60 साल में जिन लोगों ने पट्टे ले लिए, तो उनके पट्टे तो धीरे धीरे जाएंगे। तो इसका मतलब हमारी सरकार जो है वो वेट कर रही है कि भाई पूरे अब 20-30-20-25 साल हो जाए तब करे। अच्छा, इतना भी सेंस भी नहीं है कि साहब अपॉइंटमेंट किस तरह के लोगों के करने हैं। वो भी जो है उसमें भी मुझे एक यूपीएससी के मेंबर जो मेरे बैचमेट थे उन्होंने बताया कि साहब ये लोग जो आते हैं आजकल संघ के जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें से आरएसएस से भी कई लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन ये आरएसएस के लोग बड़े सेक्युलर होते हैं। और ये दिखाने का प्रयास करते हैं वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड में कि ये बड़े निष्पक्ष हैं। और उस निष्पक्षता के चक्कर में कई सारे ऐसे लोग जो पिछले सरकार में जो लेफ्टिस्ट द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं वो इन लोगों द्वारा भी सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं, आपसे प्रश्न है कि ये जो है ये एक दुर्बलता या वीकनेस है, या एक ये एक जिसको कहते हैं कि एक महानता है, ग्रेटनेस है? मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं कहीं पे होता आई वुड हैव पुट अ हार्ड रीसेट, ऑफ कोर्स, खत्म, बंद। बट ऑब्वियसली वो कर नहीं सकते आप। इट्स मैं वेरी एक बार एविडेंट। एनसीसीआर में गया। एनसीसीआर आप जानते हैं? आईसीसीआर, सॉरी,
आईसीसीआर, ओके। तो क्या, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1973 से पहले उसमें एक भी नॉन मुस्लिम अध्यक्ष नहीं था। और 1977 तक एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक छोटा सा पीरियड, शायद 1-2 साल का छोड़ के, जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर थे वो सारे मुस्लिम थे। तो जब मैं वो आईसीसीआर में जब गया तो अध्यक्ष जी से मिलना था, तो अध्यक्ष जी से मिलने के लिए जब मैं वेट कर रहा था, तो उस ऑफिस में जो लोग थे, अदर देन इस प्राइवेट सेक्रेटरी और जो स्टाफ उनको अलाउड है पर्सनल रखना, उसके अलावा जो लोग थे वो लगभग सभी मुस्लिम थे। That was the legacy of those 60 years of Nehruvian selection, जिसको आपकी जो ब्यूरोक्रेसी सेलेक्ट होती है वो रफली 34 से लेकर 38 साल के लिए सेलेक्ट होती है। तो आपको क्या लगता है कि एक बार वो जो सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद उनकी थिंकिंग बदल जाएगी क्या? They are great survivors, of course. They know how to swim with every government that they are trained for. वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन वो जो पुराने जो सीखे हुए हैं उसमें से अगर मान लीजिए अगर 20% भी आपकी विचारधारा के थे या 20% न्यूट्रल थे, उनको ढूंढने का कोई प्रयास किया क्या है सरकार ने? एनसीईआरटी के इतिहास का पाठ्यक्रम चेंज होने में या चेंज आरंभ होने में, चेंज धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन उस चेंज के आरंभ होने में 10 वर्ष लग गए। ऑन दी कॉन्ट्ररी 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट आई थी तो जो पुराना पाठ्यक्रम मुरली मनोहर जोशी जी ने जो बनवाया था बहुत ही पेनस्टेकिंगली, जिसमें जो कॉलोनियलिज्म या जो कॉलोनियल हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती थी उसको न्यूट्रलाइज किया गया था, विदिन 6 months इट वाज चेंज्ड, विदिन 6 months। क्यों? क्योंकि उनको तो उनके वही पुराने इंस्ट्रूमेंट जो उनके द्वारा लगाए हुए थे वही मिल गए वापस, और उन्होंने फटाफट चेंज कर दिया, गए ले लो। इस गवर्नमेंट में यानी बीजेपी गवर्नमेंट में, जहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट जाती है, मुझे तो एक चीज़ और भी दिखती है कि दे हैव दिस ग्रेट क्रेविंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम द लेफ्ट। बड़ी क्रेविंग है कि साहब इनसे जो है हमें ठप्पा मिल जाए कि हम भी बुद्धिजीवी हैं। और उसके साथ साथ many of them suffer from low self-esteem. ये if you leave aside the top few, this is a great problem with BJP functionaries, ministers downwards, everywhere. इसलिए आप पाएंगे कि साहब कि they are always sucking up to the established leftist। उनको तो छोड़ो साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी शबाना आजमी तक का हालचाल पूछ लेते हैं और बाकियों का नहीं पूछते। अपनी तरफ वाले लोग ये भी कहते हैं कि साहब कि वो ही हग्स ऑल एंड सन्ड्री व्हेन ही गोज अब्रॉड, लेकिन घर पे किसी को हग नहीं करते। तो ये सब जो है ये सिम्टम्स हैं लो सेल्फ एस्टीम और क्रेविंग फॉर वैलिडेशन के। और ये क्रेविंग फॉर वैलिडेशन जो आती है एक, जिसको हम कह सकते हैं कि इफ़ यू हैव अ लेवल ऑफ नॉलेज एंड विजडम, अ सर्टेन डेप्थ, तभी आप उससे दूर हट सकते हो, जो आपको बहुत सारे लोगों में, अधिकतर लोगों में नहीं दिखाई पड़ती। You can leave out Prime Minister in this, क्योंकि Prime Minister he has
his own way, Extremely good. and he has proved it also. Internationally उन्होंने prove भी किया है. He doesn't care much for people like Tappu and और बाकी वैलिडेशन की लोगों उनको को. ज़रूरत नहीं पड़ती है। ही इज़ नॉट उनको दैट। वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है. हालाँकि शुरू-शुरू में जब आपने देखा होगा ना, वो शुरू-शुरू में उनको भी जिस तरह से वो ओबामा के साथ बिहेव कर रहे थे, तो लग रहा था कि शायद उनको भी वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ रही है. बट दैट कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय दैट वीज़ा बैन वगैरह जो इन्होंने अमेरिकन्स वगैरह ने लगाया था, और सब जो वेस्ट जो थे उनको जिस तरह से हाउंड कर रहे थे. बट आई थिंक ही गॉट आउट ऑफ इट सून इनफ. He realized that you have to stand on your own strength. He was also और very new at that time. he was very new at that time, very new at that time. So that he can be granted. लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से लोग गौर बाकी करते हैं ना, अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप, प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स. अभी भोपाल में जो हुआ, भोपाल लिट फेस्ट में आवास के साथ जो हुआ, उसमें तो आप जरा इमेजिन कीजिए कि सर्टेन वाइस चांसलर, वहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर साहब कह रहे हैं इन्वेडर्स शुड नॉट बी डिस्कस्ड एट ऑल. Now I want your reaction to that. Why not? कह रहे इन्वेडर्स शुड नॉट बी डिस्कस्ड एट ऑल. यानी जो कुछ भी लिख दिया गया है दैट शुड गो बाय डिफॉल्ट. आप उसी को एक्सेप्ट करके रखिए. तो फिर जो है हमको ये भी फॉल्ट करना पड़ेगा कि भाई जो एनसीईआरटी में जो चेंजेस लाए जा रहे हैं, और जिस तरह से बैलेंस किया जा रहा है हिस्ट्री को, और जिस तरह से अकबर और औरंगजेब की महानता के प्रसंग उसमें से न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं, डाइल्यूट किए जा रहे हैं, तब तो वो तो संभव तभी है ना जब आप डिस्कशन करें उसके बारे में. वो कह रहे हैं कि साहब इन्वेडर्स शुड नॉट बी डिस्कस्ड एट ऑल. और ऐसे लोगों को वाइस चांसलर बनाया गया है. कई लोगों ने मुझे बताया कि यदि आप झंडे वालान में जाएं आरएसएस में, तो आपको यहाँ मोस्टली जो अकेडमिशियंस हैं जिनको वाइस चांसलर की पोस्ट चाहिए, वहाँ लाइन लगा के बैठे रहते हैं. और जो ज़्यादा अच्छी तरह से चरण चुंबन कर लेता है, परिक्रमा कर लेता है, वो सफल हो जाता है, वो वाइस चांसलर बन जाता है. और वाइस चांसलर के बनने के बाद इस तरह की बातें करता है. भाई वाइस चांसलर बनाने के लिए आपने क्या टेस्ट रखा है, आपने क्या फिल्टरिंग मैकेनिज्म रखा है कि जो लोग जा रहे हैं वो आपकी जो विचारधारा है उसको आगे प्रमोट करेंगे. प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं पंचप्रण. प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति. प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं विरासत का साथ संवार. और नीचे भाई लोग जो है इस तरह के काम कर रहे हैं. आक्रांताओं का विमर्श ही नहीं होना चाहिए. बिना आक्रांताओं का विमर्श किए आप जो है वो गुलामी की मानसिकता से मुक्ति कैसे पाओगे, ये भी बता दें भाई लोग. तो ये मैं इस जो आपका जो प्रश्न था कि क्या दिक्कत है, तो ये दिक्कत है साहब. ये तो मूल दिक्कत है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है सर. एंड इसमें एक चीज विद योर परमिशन मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक जो हेट्रेड है इंडिक सिविलाइजेशन, जो भारतीयता है उसके प्रति जो एक, अब वो वाइस चांसलर जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको भी तो वही चीज पढ़ाई गई थी अपने स्कूल के अंदर कि यार दीज डैम हिंदूज. सो उसको भी तो ग्रूम किया गया था इसी पोजीशन के लिए, एंड उसको लाया गया था इसी पोजीशन के लिए. तो आपके पास कितने लोग हैं सर जो अपने अपने बलबूते पे बैठ के पढ़ते हैं और अपने बलबूते पे बैठ के रिसर्च करते हैं और अपने बलबूते पे बैठ के उन चीजों को आगे करेंगे. आई फाइंड इट टू बी वेरी वेरी लिटिल. और वो दिखता है जिस तरह की कमेंट्री होती है, जिस तरह की चीजें होती हैं, वो तो दैट इज प्रीटी क्लियर. तो सर एक देखिए, एजुकेशन सिस्टम एक हमारा ऐसा है जिससे ये ग्रूम होके बाहर निकल रहे हैं. दीज काइंड ऑफ पीपल आर कमिंग आउट एवरी डे. तो कोई ये नहीं है कि भैया आज नहीं आ रहे, कल कल आ रहे. एवरी डे दिस इज हैपनिंग. एंड एनईपी से जो नया एजुकेशन सिस्टम, उससे तो काफी कुछ चेंज होगा. बट एक जो एनवायरनमेंट है सर, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो इकोसिस्टम है, बिकॉज दे आर लाउड एंड वेस्टर्न बैक्ड, इनके पास एक वो नैरेटिव पावर तो है. नाउ व्हेन यू लुक एट एन इशू, जैसे ये यूजीसी का जो रेगुलेशन आया है,
रोहित वर्मुला बिल के साथ इसकी कंपैरिजन करी गई। आई डोंट नो इफ इट इज ओके टू डू दैट बिकॉज वो तो बहुत ही ज्यादा ड्रेकोनियन था। दैट वाज क्रेजी। एंड उसके बाद जो रिलीजियस मेजोरिटी वाले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट की तरफ से आया था एक बिल 2012-13 के अंदर, वो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम था। दिस इज प्रॉब्ली 10-20% ऑफ दैट, बट दिस इज स्टिल डेंजरस। तो ये जब ऐसी चीजें बनती हैं, ये जाती कहाँ है सर? हु मेक्स देम? एंड ये जाती कहाँ है? एंड यूजीसी इतना इंडिपेंडेंट है कि पूरा वो देश के अंदर जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उसके बारे में पॉलिसी बना सकता है। हाँ, यूजीसी के रिकॉग्निशन के बिना तो यूनिवर्सिटी चल ही नहीं सकती ना। नहीं, दैट्स फाइन, बट इतनी जबरदस्त पॉलिसी जहां पर आपका पूरा एक सोशल स्ट्रक्चर जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वो पूरा चेंज हो, इनके पास इतनी पावर है विदाउट द गवर्नमेंट्स नॉलेज, विदाउट डिस्कशंस, या इतना इनके पास पावर है ये करने का? है, और इसमें तो कोर्ट का बहाना भी है ना। सो प्लीज वो एक्सप्लेन करिए सर, क्या है? इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में तो कोर्ट का बहाना भी है। हम्म, भाई रोहित वेमुला का केस हुआ था, आई थिंक 2017 वगैरह में होता शायद। जी जी, 16-17, हाँ जी। उसके बाद एक पायल तड़वी का केस हुआ था। हम्म, दैट वाज ट्राइबल गर्ल, ट्राइबल मुस्लिम। वेरी रेयर टू फाइंड ट्राइबल मुस्लिम, बट देयर इज अ सर्टेन तड़वी कम्युनिटी, नॉर्थ महाराष्ट्र में है वो तड़वी कम्युनिटी, नंदुरबार जिले में। वहाँ की ये गर्ल थी, लड़की थी, जिसने कि सुसाइड किया था। तो एक 2019 में एक पिटिशन लगती है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, रिट पिटिशन, डायरेक्ट रिट पिटिशन, डायरेक्ट रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में। Until recently, it was very rare that court would Directly, entertain such a petition. तो वो लगी, आपको मैं उसका वो दिखाता हूँ मूवमेंट। तो आप जरा वो पेज शेयर करें जो मैंने खोल रखा है इधर। ये दिख रहा है आपको? ठीक। तो यहाँ आप देख रहे हैं WPC, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, WPC नंबर 1149/2019, ये इसका नंबर है रिट पिटिशन का। इस रिट पिटिशन का टाइटल है आबेदा सलीम तड़वी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है सर। अब ये लगती है इधर से नीचे से है, ये देखिए 20/9/2019 को सबसे पहले ये बोर्ड पे आती है। तो 20/9/2019 को ये आती है, इस पे नोटिस होता है, इस पे ऑर्डर ये है, इशू नोटिस। ठीक है सर, ये नोटिस हो जाता है और ये डेट है आपकी 20/9/2019। अब इसमें मैं आपको सारे नहीं दिखाऊंगा, मैं बता देता हूँ आपको कि ये 2019 के बाद में अगली जो इसकी तारीख है वो है 6/7/2023। 4 साल तक कुछ नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, 4 साल कुछ नहीं हो रहा है तो बाकी लोग भी भूल गए, हम और आप भी भूल गए, हम भी उसका भी लॉस्ट ट्रैक कि भाई कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग हैपेंड। 6/7/2023 को ये फिर अगली बार आती है, तब ये पाया जाता है कि साहब की नोटिस की सर्विस कंप्लीट नहीं है, 4 साल में नोटिस की सर्विस कंप्लीट नहीं है। तो फिर ये नोटिस कंप्लीट करने की कार्रवाइयाँ चलती हैं। ये आपके यहाँ तक ये देखें 12/2/3/4 यानी 3/4/24 को भी नोटिस कंप्लीट होने की ही कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये रजिस्ट्रार के सामने लगी है। मेरा कर्सर देख रहे हैं आप? बिफोर द रजिस्ट्रार मिस अपर्णा अजित सरिया। तो ये रजिस्ट्रार क्या लगती है, इवन एज लेट एज, ये डेट क्या बताई थी मैंने, 2023 3 अप्रैल 2024। 24, ओके। 3 अप्रैल 2024 को भी ये यही लगती है आके। फिर अगली डेट आती है 3 जनवरी 2025।
3000 2025 को ये लगती है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान के सामने। अब ये यहाँ पर पहला एक ये ऑर्डर जो है आपको दिखेगा और इसी ऑर्डर में साहब ये कहते हैं कि भाई रजिस्ट्री यूजीसी को भी कह रहे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन खुद बोल रहा है। देखिए आप, ये इतने दिनों में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने क्या किया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक कमेटी बना ली और कह रहा है कि साहब परसुएंट टू रिकमेंडेशन मेड बाय ए कमेटी a new set of regulations have been formulated। ठीक है साहब। अच्छा, ये कमेटी क्या है? दिस इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक और उस पर ले चलता हूँ। दिस इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। बीच में क्या होता है कि एक और केस लग जाता है। इट इज बीच में एक और केस लग जाता है और मार्च 2025। अच्छा, ठीक है साहब, 24 मार्च 2025। अच्छा, हमने इसको कब देखा था? ये 3 जनवरी 2025 और ये लग जाता है 24 मार्च 2025। तो 24 मार्च 2025 को इनकी जो है 3 जनवरी को इन्होंने इन्फॉर्म किया कि साहब हमारी एक एक्सपर्ट कमेटी है और उस एक्सपर्ट कमेटी में कौन थे ये देखने से पता नहीं चलता। अब ये जो इशू है ये 24 को लगती है जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन के सामने। ये वही लोग हैं जिन्होंने गवर्नर की और प्रेसिडेंट की पावर्स रीडिफाइन कर दी थी। इट्स द सेम बेंच। तो इसमें दिल्ली आईआईटी के 2 केसेस हैं कि साहब की 2। एक कोई आयुष आशना वाज फाउंड डेड ऑन 8/7/2023 और अनिल कुमार वाज फाउंड डेड इन 1/9/2023। तो आयुष आशना और अनिल कुमार के केस में ये लग जाता है। ये अब इसमें ये एक और कमेटी बना देते हैं। ये एक और कमेटी बना देते हैं और ये केस भी लाइव है अभी तक, ये भी डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। और ये क्या कमेटी बनाते हैं, वो कमेटी बड़ी इंटरेस्टिंग है साहब। वो कमेटी जो है ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली कंसिस्ट ऑफ लेफ्टिस्ट्स। ये देखिए, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये तो चेयरपर्सन। बाकी देखिए आप, कोई डॉक्टर आलोक सरीन, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, कोई प्रोफेसर मेरी ई जॉन, मिस्टर अरमान अली, कोई राजेंद्र कचरू, अक्सा शेख, सीमा मेहरोत्रा, वर्जीनिया शाशा, निधि सब्बरवाल, अपर्णा भट्ट, एमकस क्यूरी। इनकी ये कमेटी बना देते हैं और साहब के चीफ सेक्रेटरीज को सबको वो कर देते हैं। वो टास्क फोर्स शेल प्रिपेयर्ड। हालांकि जो टास्क फोर्स के जो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है, यहाँ से ये पैरा 74 देख रहे हैं आप। तो प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रीडोमिनेंट कॉजेस। सर कंट्रोल दबा के प्लस दबा दीजिए सर, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अरे वो तो मैं यहीं से कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मैंने आपसे पूछा था ना कि दिख रहा है कि नहीं। नहीं, ये वाला थोड़ा, दिस इज नाउ यू नो ये बोलते ना। हाँ, परफेक्ट। तो ये एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस, रिकमेंडेशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग प्रोटेक्शंस, ये साहब इनको कहा कि आप ये रिपोर्ट बनाइए, इसकी रिपोर्ट बनाइए। अब जिसको कहते हैं ना कि मोर लॉयल देन द किंग, अब ये मोर लॉयल देन द किंग बन गए। इन्होंने देखा क्या किया जाए, तो इन्होंने तो फटाफट रेगुलेशन बना के सबमिट भी कर दी।
इन्होंने भाई लोगों ने रेगुलेशन बना के सबमिट भी कर दिए। ये जो लास्ट जो है, जिसको मैंने अपने ट्विटर पे शेयर किया था, वी आर इन्फॉर्म्ड दैट द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज नोटिफाइड द रेगुलेशंस। उन्होंने बना के नोटिफाई भी कर दिए। क्यों? बीच में अपनी वेबसाइट पे उन्होंने डाला। अब वेबसाइट पे डाला तो उनका जो एक होता है कि साहब पब्लिक कंसल्टेशन वाली जो पीयर फॉर्मेलिटी है वो रिव्यू भी पूरी हो गई। हमने आपने किसी ने देखा नहीं, कोई हम इसमें जाके इस केस में इम्प्लीड नहीं हुए, और उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके और इसको यहाँ पर लागू भी कर दिया। मजे की बात यह है कि मिस इंदिरा जयसिंह, लर्नेड सीनियर काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स, wants to give some more suggestions that may be relevant। तो ये भाई साहब ये है कि इसमें है, आपको जिसको बोलते हैं ना कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर खुद को दे, वो वाला पूरा किस्सा इसमें चरितार्थ हो गया। नाउ वी कैन रिमूव दिस। ये तो लिटरली मतलब बीच में से आके इन लोगों ने दे हाईजैक द एंटायर थिंग। एंड हमारी गलती ये इसका है पूरा जो इसका जो हमने पूरा देखा नहीं। किस्सा है, अच्छा दोनों केसेस ऑनगोइंग है। अमित कुमार भी ऑनगोइंग है और ये आपका जस्टिस सूर्यकांत वाला भी ऑनगोइंग है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ऑनगोइंग है तो बाकी लोग जो अफेक्टेड हैं, जिनको बिना सुने और ये कह दिया गया है कि भाई आप लोग सब ओप्रेसर्स हैं और केवल सर्टेन क्लासेस जो हैं वो ओप्रेस्ड हैं, और विशेषकर जबकि फैक्ट्स जो हैं वो दे स्पीक अदरवाइज। फैक्ट्स ये बताते हैं कि भाई इसमें पूरा सब कुछ जो है रेगुलेशंस में एवरीथिंग इज ऑन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बाकी जितने जो टास्क फोर्स आइडेंटिफाई कर रही है, जो अमित कुमार वाले केस में मैंने आपको बताया कि भाई ये टास्क फोर्स इतनी सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर रही है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, एवरीथिंग इज बीइंग गिवन अ गो बाय। ओनली थिंग इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एज इफ पीपल कमिट सुसाइड ओनली ड्यू टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज एक्चुअली ये जो हो रहा है, इसको तो यू आर कास्टिंग द कास्ट इन स्टील। आप एक तरफ तो कहते हैं, हमारे आज ही मैंने सुना देखा कि साहब मोहन भागवत जी कह रहे हैं आप जाति को भूल जाओ। भैया आप कास्ट बेस्ड रेगुलेशंस बनाएंगे, आप कास्ट बेस्ड लॉज बनाएंगे तो लोग कास्ट को कैसे भूल जाएंगे? एक वर्ग जो है उसका एडवांटेज उठाएगा और दूसरा वर्ग जो है वो बचाव में लगा रहेगा। दे हैव टू बिकम इवन मोर कास्ट कॉन्शियस देन बिफोर। और इसी सरकार ने जो SC/ST एक्ट है उसको इतना ड्रैकोनियन बना दिया है कि नाउ इट हैज बिकम अ मेजर कॉज फॉर स्ट्राइफ। आपको पता हो या नहीं हो, जो जो आपका जो SC/ST एक्ट है, इसको ड्रैकोनियन बनाने का काम इसी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। क्योंकि SC/ST एक्ट वाज बीइंग वाइडली मिसयूज्ड, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन जारी की है कि भाई आप जो है वो ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं करेंगे इसमें, और देयर हैज़ टू बी ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और साथ में अगर गलत पाया जाएगा तो उसको ऊपर सज़ा भी होगी। तो ये उन्होंने गाइडलाइंस, एक सेफगार्ड्स डिटरमिन किए कि साहब ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए। तो उस पे ये MP में देयर इज़ अ पर्टिकुलरली मिलिटेंट ग्रुप, उसने इसके ऊपर आंदोलन किया, तो भाई लोगों ने उसको पूरा ही पलट दिया। अच्छा, एक ये चंद्रशेखर रावण है जिसको बीजेपी ने खुद ने पनपा रखा है। इनको लगता है कि जनता बेवकूफ़ है, उसको पता नहीं चलता कि कौन किसको पनपाता है। तो इसको इसलिए पनपाया कि साहब के लोग जो है वो मायावती के साथ जो लोग नहीं हैं वो अगर मायावती को छोड़ें तो इसके साथ चले जाएं। पेटी वोट पॉलिटिक्स के चक्कर में इन्होंने पूरे समाज की समरसता को ताक पर रख दिया। और मजे की बात यह है कि आजकल ये लोग जो है वो समरसता सम्मेलन करते घूमते हैं। समरसता तो ऐसे तो नहीं आ सकती ना कि एक ग्रुप जो है वो गालियां दे और दूसरा ग्रुप कहे कि नहीं 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 नहीं, हमने हमने तुम्हारे साथ ज्यादती जरूर की होगी, तुम हमको गाली दे रहे हो, हम गालियों को शिरोधार्य करते हैं। ऐसा संभव है क्या? तो ये जो आपका जो वेपनाइजेशन हुआ SC/ST एक्ट में, इसके सबसे बड़ा कारण एक और भी है। इसमें एक प्रोविजन ये है
कि भाई ये आप जैसे ही कोई एफआईआर फाइल करेगा, जैसे ही कोई एफआईआर फाइल करेगा, उसको 50% अमाउंट दे रखा है कि साहब अगर कोई एट्रॉसिटी होगी तो इतना अमाउंट कॉम्पेंसेशन में मिलेगा, और एफआईआर फाइल करते ही 50% उसका मिल जाएगा। और जब चालान होगा तो 25% और मिल जाएगा, और कन्विक्शन होगा तो 20% और मिल जाएगा। कन्विक्शन का रेट है 2-4%। तो 2% लोगों को है। आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि वो झूठी एफआईआर फाइल करें, क्योंकि एफआईआर पे ही 50% मिल जाना है और वापस होना नहीं है। तो एक माहौल बनाया गया है बिल्कुल, और माहौल ऐसे लोगों के गोडिंग पे बनाया गया है जो भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे। तो इट इज नॉट ओनली सोशली डिस्ट्रक्टिव, इट इज ऑल्सो पॉलिटिकली डिस्ट्रक्टिव। यूजीसी की ये जो गाइडलाइंस है ना, ये जो रेगुलेशंस जो अभी जारी किए हैं इन्होंने 2026 वाले, ये रेगुलेशंस ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए अगर, तो जानते हैं पहली कैजुअलिटी कौन होगी? पहली कैजुअलिटी होगी एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विल बी हाउंडेड आउट ऑफ मोस्ट कैंपसेस। तो इट इज सोशली डिस्ट्रक्टिव एंड पॉलिटिकली डाफ्ट। कौन समझाएगा? वो तो कहते हैं कि साहब भाई तुमको क्या आता है, तुम क्या जानते हो। मुझे लगता है हम सबको बैठ के अब वोटर एसोसिएशन बनानी पड़ेगी, और वोटर एसोसिएशन का काम होगा टू एंटर इनटू, अगर हमारे वोट चाहिए तो ये हमारी बातें करनी है और हमारे साथ लगातार संवाद बना के रखना है। वरना वोटर तो एमॉर्फस हो गया है, वो उसका कोई रोल ही नहीं रहा। आफ्टर ही हैज कास्ट हिज वोट, he disappears, and he disappears from the memory of the person who has received the vote. एक चीज मेरे को इसके अंदर समझ नहीं आई सर। नाउ आर यू ट्राइंग टू टेल मी ये जो कमिटी वमिटी इन लोगों ने बना के ये सब चीजें जो भी डाली हैं, नाउ इसका मैंने आपको शुरू में ही सुना दिया कि साहब की लेफ्टिस्ट कैप्चर जो है वो खत्म नहीं हुई है, इट इज वो कंटिन्यूइंग। दिखता है सर, और आपने जो कमिटी बनाई आपने उन्हीं लोगों में से बना दी। वो तो दिख उनका रहा जो है। उद्देश्य है वो उन्होंने हासिल कर लिया, और भाई लोग जो अफेक्टेड है, जो पॉलिटिकल पार्टी विच इज अफेक्टेड, द वोटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी दैट आर अफेक्टेड, दे आर वॉइसलेस। No, I want to थोड़ा सा zoom थोड़ा सा little deeper inside. Now ऐसा कोई रेगुलेशन बनता है, ये किसी के पास अप्रूवल के लिए नहीं जाता, it just can just get And it implemented goes, without UGC regulations, they go to the ministry for approval. मिनिस्ट्री में कौन बैठा है? वो आर द सिविल सर्वेंट्स, उनको क्या पता है? दे आर देयर फॉर व्हाट? एक सिविल सर्वेंट की हाईएस्ट प्रायोरिटी जिंदगी में क्या है पेंशन। बताइए? नहीं, पेंशन से ज्यादा है प्रायोरिटी। तो पेंशन तो खैर, पेंशन तो ऑटोमेटिक है, पेंशन तो राइट मिलेगी वे, मिलेगी। आई मीन जितना आप राइड कर सकते हो उतना करो। The civil servant is not actuated by any high motives. जिनको लगता है ना साहब, जो सबसे यूजलेस आंसर है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम आईएएस, इंटरव्यू में जब पूछा जाता है, तो उसके जो आंसर, जो सबसे जो स्टैंडर्ड आंसर आता है, टू सर्व द नेशन। इट इज द मोस्ट बोगस आंसर, बिगेस्ट बोगस आंसर। मैं तो कभी इंटरव्यू वगैरह में जाता हूँ, ये आंसर जिसको देता है उसको तो मैं डाउन मार्क कर देता हूँ तुरंत, अगर झूठ बोल रहा है। वो तो ट्रेनिंग में होता है ना, इनको सिखाया जाता है। मुझसे भी पूछा गया था, मुझसे कोई पूछा गया था ये सवाल, मेरा जवाब था कि बिकॉज इट इज द बेस्ट सर्विस। I'd say to learn how the damn thing works. I mean, that's my answer. My answer was straight and simple, and I think it was light because I got to ask in the interview. Okay, because it is the best service.
अब अगर उसमें डीपर जाते हैं कि भाई व्हाई इट इज़ द बेस्ट सर्विस, तो मैं ये थोड़ी कहता कि साहब इट गिव्स अपॉर्चुनिटी, ये बहुत सारे और कारण हैं। गिव्स यू ग्रेट एक्सपोजर, गिव्स यू अ स्ट्रेट जंप। भाई 30 साल से कम की उम्र में आप एक डिस्ट्रिक्ट के हेड बन जाते हो। अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं बनते थे। वो भी मेरे को वो ये पूरा स्ट्रक्चर मेरे को ठीक नहीं लगता सर, बिकॉज़ यू कांट, अंग्रेज आई भी मीन जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो बनाते थे, पहले उसको 10 साल रगड़ते थे अच्छी तरह से, तब बनाते थे हुँ। किसी को। आजकल तो आप सीनियर स्केल में पहली पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की मिलती है ज़्यादातर स्टेट्स में, दैट इज़ 4 इयर्स। 24 साल में अगर आप आईएएस में आ गए, 28 साल में आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन गए, आप सोचिए दिमाग क्यों नहीं खराब होगा? नाउ मेरे को यू नो सी पॉलिटिकली अगर आप देखें इस टाइम पे बीजेपी को जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस है, व्हेन यू लुक एट इट, पीएमसी वाइप, आई मीन दिस इज ब्यूटीफुल व्हाट दे हैव डन। आई एम प्रीटी श्योर, मैं अपनी प्रेडिक्शन क्या जो मर्जी बोल लीजिए, एनालिसिस या जो मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल नॉलेज है उसके हिसाब से वेस्ट बंगाल भी इज इन द पॉकेट, बिकॉज द मोर ममता इज ट्राइंग टू शो कि भाई मैं इतना स्ट्रांग हूं, मैं इतना ये हूं, दैट मीन्स द मोर शी इज स्कैर्ड। जब फियर ट्रांसफर होता है ना सर, जब तक वोटर फियर फियर में होता है तो ममता चुप रहती है, जब ममता फियर में होती है तो वोटर चुप हो जाता है और ममता तांडव करनी शुरू कर देती है। सो ये दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। तो वेस्ट बंगाल भी आपके नहीं, पॉकेट में आ वेस्ट बंगाल पॉकेट में नहीं है, आई डोंट एग्री। वो इसलिए क्योंकि वो जो आई मीन जो जो बिगेस्ट एरियाज हैं उनके, जो नॉर्थ 24 परगनास, साउथ 24 परगनास टुगेदर इज आई थिंक 67 और 68 सीट्स, प्लस मेट्रोपॉलिटन कैलकाटा आई थिंक अनदर 24 सीट्स। तो ये ऑलमोस्ट जो प्लस बगल का हावड़ा और हुगली, ये सारा जो एरिया है, करीब ये जो 100-125 सीट है, और इस पे तो इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि इनकी मर्जी के खिलाफ कोई वोट ही नहीं डाल सकता। वो अगर उनको इतना सा भी अंदेशा होता है कि ये हमारे को वोट नहीं डालेगा, तो वोट ही नहीं डालने देते वो उसको। और जिस तरह का रेट्रीब्यूशन इन्होंने किया था 2021 के बारे में, और द वे बीजेपी सिंपली मेल्टेड अवे फ्रॉम देयर, वो लोगों ने भूला थोड़ी है। दैट इज वो इट। आज भी है कि मान लीजिए अगर हमने इनको वोट डाल दिया और ये जीते नहीं, तो ये क्या हमारा प्रोटेक्शन कर पाएंगे? दैट क्वेश्चन इज अपरमोस्ट इन एवरीबॉडीज माइंड। नहीं, दैट इज देयर, बट यू नो आई मीन मैंने थोड़े लोगों से बात करी वेस्ट बंगाल में, वो मुझे बोल रहे हैं कि यार पॉसिबल है, दे कैन पुट इट इन द बैग एंड आराम से हो जाएगा। आई सेड ओके फेयर इनफ। दो तीन लोगों के मैंने एनालिसिस भी देखी, एवरीबॉडी सीम्स टू से कि चल भाई कुछ ना कुछ वहां पर पॉजिटिव है, फेयर इनफ। इट्स अ टफ फाइट, दे फाइटिंग इट गुड। These guys have taken some very tough decisions as far as everything is concerned. So CA देखो आप, वक्फ में तो I mean you and I, if you remember, we've discussed this so many times. It was a bloody hit below the knee, sir. पर किसी की टांगे काट रहे हो आप basically, वो कर लिया आपने। You were able to pull through all these things बड़े आराम से। कहीं धक्का नहीं हुआ, कहीं कचरा नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर आके क्या इशू है कि ये फंसते हैं सर। मेंटालिटी एक चीज है जो आपने इनिशियल बताया था। Why do they get stuck here? तो एक पॉलिटिकल एंगल से मेरे को बताइए कि व्हेन यू आर लुकिंग एट इनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस, सर 22 स्टेट्स आउट ऑफ द कंट्री इज सैफरन, और उसमें से आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, 3-4 स्टेट्स और हैं जो गिर जाएंगे और आके इनकी झोली के अंदर 2-3 स्टेट्स तो मिनिमम गिर जाएंगे इनके पास आके। असम दे आर विनिंग, देयर इज नो क्वेश्चन। केरला में डेंट मारेंगे, तमिलनाडु में डेंट मारेंगे। ममता, लेट्स जस्ट assume that they win the game. Look at their victories in Bihar. Look at their victories in Maharashtra. Look at their victories in Haryana, in Delhi. आश्चर्य होता है देख के फिर कि भाई यहाँ क्यों फंस रहे हो आके। ये एक चीज है जिसके अंदर आपको भी कंप्लेन रहती है, मेरे को भी, हर किसी को, ऑल नेशनलिस्ट हैव अ कंप्लेंट इस चीज के ऊपर। तो क्यों है सर ये? व्हाट इज द, आई मीन, इज देयर सम स्टॉपेज, इज देयर समथिंग दैट इज स्टॉपिंग देम, दीस पीपल फ्रॉम डूइंग दिस, अपार्ट फ्रॉम द मेंटालिटी? आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं है इनमें।
और दिस इज समथिंग दैट हैज बीन पॉइंटेड आउट। आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी की प्रॉब्लम है। हम्म। वो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी की प्रॉब्लम जो थी वो पॉइंट आउट की थी हमारे, क्या बोलते हैं, सीताराम गोयल जी ने भी। हम्म। और खैर ही वॉज वेरी हार्श, आई वुड नॉट बी एज हार्श एज ही वॉज। तो ये एक इशू है आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी का, जैसे मैंने पास्ट में बहुत क्रिटिसाइज किया है इनको ऑन दैट अकाउंट, जिसमें ये अकोमोडेशन के चक्कर में, ट्राइंग टू अकोमोडेट minorities and other groups, they go overboard। वो जो शत्रुबोध की बात होती है ना, वो शत्रुबोध दिखते नहीं, they lose all sense of शत्रुबोध। That मैं is the बोल रहा हूँ problem, that is the issue। एज अ गवर्नमेंट आई अंडरस्टैंड इनको अकोमोडेशन करनी पड़ेगी लोगों को, दैट्स फेयर, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। यू जस्ट कांट से मैं हिंदुओं को चलाऊंगा बिकॉज आपका दे आर आल्सो सिटीजंस ऑफ द कंट्री, सो दैट्स देयर, आई कैन अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। बट ये एक जगह पे आके फंस जाते हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव डन सो मेनी थिंग्स फॉर द हिंदूज। आई मीन सोमनाथ जी पे जो अभी चीज हुई है, दिस इज मैसिव एंड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। उन्होंने तो पूरा आपका नैरेटिव ही बदल दिया इसके ऊपर, जो सोमनाथ पे जो नैरेटिव अभी तक था इनका। He basically destroyed the entire narrative in that one sentence. नैरेटिव पे काम जो हुआ है, वो नैरेटिव पे काम आपने और हमने, हमारे जैसे लोगों ने अधिक किया है। गवर्नमेंट हैज बीन awfully slow according to me on this। it has its own reasons for being slow, because after all it is government। वो all said and done, ये सारी चीज़ ठीक है, लेकिन can be much faster and it can be much clearer। बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आसानी से और बहुत आसानी से कर सकते थे, उसको इन्होंने बहुत डिले किया है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने की भी नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप देखिए, द नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट पिटिशंस पेंडिंग। राज्यसभा वाली। ये राज्यसभा छोड़िए, जो हिंदुओं के लिए क्रिटिकल है, क्रूशल है, हिंदूज आर बैटलिंग इट आउट, विच आर कॉजिंग ह्यूज प्रॉब्लम्स फॉर हिंदूज। जहाँ माइनॉरिटी हिंदूज हैं वो सारी चीज़ें पेंडिंग है। माइनॉरिटी वाला जो इशू है वो इन्होंने लटका रखा है, सरकार ने लटका रखा है। अश्विनी उपाध्याय की पिटिशन है जिससे कि भाई 8 या 9 स्टेट्स और यूटीज़ में हिंदूज और माइनॉरिटीज़, तो माइनॉरिटीज़ की बेनिफिट उनको स्टेट में मिलनी चाहिए, इट शुड बी डिटरमिन्ड स्टेट वाइज। और उसका रीज़न भी है भाई, कंसोलिडेटेड फंड दो ही के होते हैं, या तो स्टेट का होता है या सेंटर का होता है। तो व्हेन देयर इज अ चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, तो वो स्टेट में माइनॉरिटी का आइडेंटिफिकेशन अलग से होगा। वो मेरे ख्याल से 2019 से पेंडिंग है। और एक बार बीच में इन्होंने क्या, शायद 2023 में इन्होंने उसका एफिडेविट भी फाइल कर दिया था, एफिडेविट फाइल कर दिया था। और एफिडेविट में लिखा था कि भाई ये एंट्री 28 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, उसमें ये कंकरेंट लिस्ट का मैटर है, तो स्टेट्स कैन हैव देयर ओन व्यू ऑन दिस। उसके बाद आपको याद हो, हिमंत बिश्व शर्मा केम आउट एंड सेड वेरी क्लियरली, सेड कि मैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज माइनॉरिटी लागू करूंगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज। और उसके तुरंत बाद इन्होंने उसको वापस ले लिया, और उसका 2.5 साल हो गया है अभी तक वापस वहाँ पे इन्होंने अपना काउंटर नहीं फाइल किया, जिसकी वजह से वो एक ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड इशू हिंदू वेलफेयर का जो डिसाइड हो चुका है, जिसमें कोर्ट ने अपना माइंड दे रखा है कि हाँ दिस इज़ अनफेयर, एंड जम्मू और कश्मीर में आप किसी भी तरह से मुसलमानों को माइनॉरिटी नहीं ट्रीट कर सकते। उसके बाद भी नहीं चल रहा साहब।
इसी तरह से जिस तरह से इन्होंने ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हमने इतना कोर्ट के माध्यम से वी हैड मेड सच ग्रेट गेन्स, बनारस में, मथुरा में, सभी जगह पे, या आपका ये भोजशाला में, सभी जगह अकॉर्डिंग टू सिविल लॉ वी मेड सच ग्रेट गेन्स, और उसके बाद जो है वो सरकार ने मिली भगत करके और उसको स्टे करवा दिया। सारे केसेस स्टे हो गए कि टिल फाइनल एजुडिकेशन, और वो उसको अमेंड करना सरकार के हाथ में है। सरकार ने, यानी इसी बीजेपी ने इस एक्ट का ऑपोजिशन किया था जब ये पहली बार आया था 1991 में। आज चुप बैठी हुई है। तो ये जो फंडामेंटल्स के साथ में ये जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, वो फिर उसके बाद फिर जो ये सारी बातें करते हैं, ये आपके नैरेटिव की, हिंदू हित की, बटोगे तो कटोगे के, इन सब की जब बातें करते हैं तो इट ऑल स्टार्ट साउंडिंग हॉलो। ये प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज प्रीटी मच द लास्ट बैटल। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये लास्ट बैटल है आपका। जुडिशरी को समझ में आ रही है, ओके, एजुकेशन एंड ये वाला जो एक गेम है, यहाँ पर पूरे फंसे हुए हैं। बॉलीवुड को एक झटका मिला है, द मीडिया pretty much got exposed, the civil society is exposed। आपने यूसीसी और ये सब चीजें आप लेके आ रहे हो, all that will kind of help out in a lot of things। ये एक आखिरी बैटल है जिसमें हम लोग फंसते हैं हमेशा, एंड ये पिछले 1-2 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ दैट वी आर गेटिंग स्टक। तो आई एक्चुअली टर्म दिस एज इकोसिस्टम की आखिरी चाल। वो हमेशा इधर से ही आके अटैक करते हैं बिकॉज उनको पता है यहाँ पर ये थोड़े वीक है। दे नो दैट दिस प्लेस इज वीक, एंड दे नो दैट यहाँ पर आके वी कैन एक्चुअली पुट सम प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड डू आगे जाके, एंड आगे जाके आपको क्या दिखता है? फर्स्टली ये चीजें यूसीसी तो मैंने सुना है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता चल रहा है कि दे आर रीवर्किंग ऑन दिस होल थिंग एंड दे वांटिंग टू काइंड ऑफ पुल बैक कि यार नहीं ये नहीं करना। एनसीईआरटी के ऊपर रिवर्क करने की बात चल रही है, ऑल दैट स्टफ इज देयर। एनसीईआरटी के वो ट्रेनिंग मैनुअल उठा के वो जो पूरा वो के एजेंडा है ये यूनाइटेड स्टेट्स के लेफ्टिस्ट का सारा डाल दिया उसके अंदर। हाँ वो तो, बट यू नो इन ऑल ऑनेस्टी दैट्स 2017, तो दे आर डूइंग समथिंग न्यू, फेयर इनफ, आई विल गिव देम दैट बेनिफिट ऑफ डाउट। चलो ठीक है, उसको साइड रखते हैं। करना क्या चाहिए सर अगले 1-1.5 साल के अंदर? लेट्स टॉक दैट। भाई देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि भाई डोंट बॉदर अबाउट गवर्नमेंट्स अपॉइंटमेंट्स या गवर्नमेंट सर्विस, आफ्टर ऑल इट इज लेस देन 2%, उनके लिए बेस्ट एग्जांपल है कि हाउ दिस लेस देन 2% कैन कॉज कंप्लीट केओस इन द कंट्री। इसलिए अल्टीमेटली ये जो हम लोगों की जो प्रवृत्ति है ना, विशेषकर हिंदू समाज की प्रवृत्ति है कि एक बार वोट देके सरकार बना दी, उसके बाद फिर हम अपने बिजी हो जाते हैं क्या कि साहब सरकार से ये दे विल टेक केयर ऑफ आवर इंटरेस्ट। ये गलत एक हमारी थिंकिंग है। एंड आई थिंक इन दीस काइंड ऑफ इश्यूज हमें वी नीड, अपने सबसे पहले तो वी हैव टू आर्टिकुलेट आवर इंटरेस्ट वेरी क्लियरली, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट शुड बी अंडर कंटिन्यूअस प्रेशर। हमने गवर्नमेंट चुनी है तो गवर्नमेंट को हमारा गुलाम होना चाहिए, ना कि हमें गवर्नमेंट का गुलाम बनना चाहिए। क्योंकि दूसरी साइड तो साला प्रेशर डाल के रखता है। दूसरी साइड आप देखो, ये मुसलमान जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट को अपनी बांधी बना के रखते हैं। और ना करो फिर सीधा उसी गवर्नमेंट को लेके। हमारे यहाँ उल्टा है साहब, हम अगर कोई क्रिटिसिज्म करने लग जाए तो अभी 25 लोग आएंगे आपके इसी चैनल पे, नीचे कमेंट्स देख लीजिएगा, अभी इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स आएंगी, अरे 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 बटोगे तो कटोगे, लेट अस नॉट क्रिटिसाइज बीजेपी, अरे भाई गड़बड़ हो जाएगा, अरे अरे भाई। नहीं सर, बिकॉज मेरा फंडा बड़ा सिंपल है इस केस के अंदर, भाई अपने लोग ही क्रिटिसाइज करते हैं, हम अपने ही हैं भैया। वी आर द सपोर्टर्स। तो अपने ही लोग, घर के लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे कि बाहर के लेके आओ मैं अभी। बट ऑफ कोर्स एक, I mean, like what conversation we've had is to understand where the system is wrong. That is the tarika of doing criticism, and that's the tarika of kind of ensuring something. हाँ जी सर, तो final thoughts. तो मैंने वही जो बीच में बोला था ना, लेट अस स्टार्ट मेकिंग, हम हर एरिया में अपनी वोटर एसोसिएशन बनाना शुरू करें
और वो वोटर एसोसिएशन जिसको आपने वोट दिया है उसकी रोज क्लास ले, रोज नहीं मतलब पीरियोडिकल, periodically. एटलीस्ट वी कैन, सभी के पास अपने अपने एमपी का वो होना चाहिए ना, ईमेल होना चाहिए, तो सेंड एन ईमेल वोटर Participative एसोसिएशन का, democracy. यू कैन पुट इट इन दैट फैशन आल्सो. Yeah, I honestly telling you, sir, मैं sometimes I blame ourselves also. क्योंकि अगर ये ऐसी चीज यूजीसी का peer review के लिए रखा था, किसी ने देखा क्यों नहीं इसको? Somebody should have seen it. जो लोग इन चीजों में काम करते हैं, they should have seen it. They didn't see it. We didn't see it. Nobody saw it. Now we are Nobody saw melting. it. It, Nobody it, saw it. it didn't even come out, ना. That's the thing. तो कहीं ना कहीं we need to start getting interested in यूजीसी की वेबसाइट कितने लोग देखते हैं भाई? यही तो मैं बोल रहा हूँ सर, somewhere down the line we need to start getting interested in all these things, क्योंकि साले ये हमारा है भाई, ये पराये का नहीं है, ये हमारा है. तो let's start getting interested in this stuff. Let's start looking at all this stuff. क्योंकि आप देखिए सर, अभी इस टाइम पे केसेस लाइक लव जिहाद, केसेस लाइक टेम्पल्स, इन चीजों पे हमारी एक्टिवेशन है. वी आर लुकिंग एट दीज थिंग्स. तो आई थिंक दिस रिक्वायर्स एन एक्सपेंशन हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे जो थॉट लीडर्स हैं उनकी तरफ से, कि वी नीड टू स्टार्ट कहीं ना कहीं महीने में एक बारी इन चीजों पे भी थोड़ी हमको नजर डालनी पड़ेगी, सो दैट वी कैन हाईलाइट देम एंड से ना दिस इज नॉट हैपनिंग. पीयर रिव्यू के टाइम पे अगर रोके तो फिर लड़ना ना पड़े. एक बुक है, वो किसकी लिखी हुई है, आई नो दैट ऑथर. फ्रीडम इज नॉट फ्री. और इटर्नल विजिलेंस is the price that you have to pay for freedom. Yeah. So I blame myself. Vigilant, I blame will lose myself. your freedom. Frankly telling you, sir, I blame myself. I blame our collection of people कि हमको ये करना चाहिए. And fair enough, this is a lesson that we've also learned कि ये चीजें नहीं होने देनी चाहिए. एक और नया केस आ गया है, एक नया Sir. केस आ गया है. Are UGC guidelines binding on university not receiving government grants? Supreme Court to decide. There you go. तो प्राइवेट फंक्शनरीज विल ब्रेक फ्री एंड से हमको नहीं करना, ये भागो यहाँ से. ठीक है, बट व्हाट विल द सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड एनीथिंग. दे विल से कि नहीं, दे आर बाइंडिंग. जबकि इन गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है कि भाई अगर हमारी स्कीम्स में से हम आपको पैसा वैसा नहीं देंगे अगर आपने ये नहीं फॉलो किया तो. चलिए सर, फैंटास्टिक. आई मीन गुड टू लर्न दिस, बिकॉज ये चीज एटलीस्ट वन बॉटम लाइन इज दैट वी नीड टू बी मोर इन्वॉल्व. पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का जो एक चीज है, वी नीड टू बी मोर इन्वॉल्व. वी नीड टू लुक एट दिस लिटिल मोर. क्योंकि एक चीज तो है सर, हम लोग आवाज उठाते हैं और चीजें बदलती हैं. that's one thing you need to give it to these guys. They're not as arrogant as the fact कि भाई ignore, भागो यहाँ से, जो करना है कर लो. When we raise our voice, they are listening and they are willing to change. और ये चीजें हमने पहले भी देखी हैं होती हुई. So I'm going to give them that little thing, but this is obviously not acceptable. ये चीज चेंज होनी चाहिए and we will ensure that it does get changed. And by the way, audience को सबको पता होना चाहिए, Sanjay ji is also one of the petitioners who's going to take this into. हाँ, but okay, चलो ठीक है, मतलब in legal terms not yet, but wanting to be one of the petitioners who will do the lawfare on this particular game. So no, lawfare is being done by them. We will counter lawfare करेंगे, resist their lawfare. But एक चीज है sir, like there are people like advocate Amita Srivastava ji and advocate Markan ji who have started actually fighting back. So there are people who are doing this stuff, and I'm proud of them. And, I hope they get a lot of strength. And our platform is always open if they want to come and share their views and talk about what they're doing. And we will keep doing that. But sir, thank you so much. Aapne time nikala. This is an important discussion. We needed to have this. And system समझना बड़ा important है हमारे लिए. Because at the end of it, we can keep blaming the government, but the buck stops in our hands. जब हम कुछ बोलेंगे नहीं तो फिर कुछ होगा नहीं. Thank you so much. Audience से सबसे request है like, subscribe and of course support करते रहिए. नमस्कार.